हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बच्चों, उन प्रश्नों का हम रिवीजन लगातार कर रहे हैं और जो प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है उनको आप लोग ना पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। जैसे आपका ये पहला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोल दूं, उसे आपको किसी भी दम पे छोड़ना नहीं है। ठीक है, अनुगमन वेग है क्या बच्चों? जैसे हमारे पास एक चालक है, ठीक है, एक चालक है बच्चों, ठीक है, आपको समझाना जरूरी है, थोड़ा समय भले लग जाए क्योंकि अपने पास समय है और आप बेहतरीन रूप से यदि समझ के जाओगे तो आपको दिक्कत ना होगी। बच्चों इसमें विद्युत क्षेत्र लगा दिया, जैसे प्लस चार्ज हो गया और माइनस, ठीक है, ये आपने इसमें विद्युत क्षेत्र लगा दिया। जब विद्युत क्षेत्र लगा दिया बच्चों तो इलेक्ट्रॉन जो है गति करने लग गए, इलेक्ट्रॉन जो है गति करने लग गए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे बच्चों तो इनका औसत वेग जो होगा बच्चों वो कहलाएगा आपका अनुगमन वेग। क्या कहलाएगा बच्चों? अनुगमन वेग। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक दिक्कत? किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रवाह से एक औसत वेग से प्रवाहित होने लगते हैं। इस नियत औसत वेग को बच्चों हम अनुगमन वेग कहते हैं, है ना। कोई दिक्कत बच्चों? आसानी से, कुछ भी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में एक औसत वेग से प्रवाहित होते हैं, एक नियत वेग से आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, तो इस नियत वेग को ही हम बोलते हैं अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं बच्चों? अनुगमन वेग। आगे चलते हैं, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व भी कहते हैं। ठीक है, धारा घनत्व। यदि धारा घनत्व की परिभाषा पूछी गई है, पहला अनुगमन वेग बच्चों, तो अनुगमन वेग आपने समझ लिया, नियत औसत वेग। यानी हमारे पास कोई चालक है, इसमें विद्युत क्षेत्र लगा दिया, विद्युत क्षेत्र के लगाने से बच्चों इसमें जो औसत वेग होगा इलेक्ट्रॉनों का वो आपका कहलाएगा बच्चों अनुगमन वेग। ठीक है, अब मान लीजिए एकांक क्षेत्रफल से जैसे एकांक क्षेत्रफल से प्रवाही जो धारा है उसका धारा घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली जो धारा बच्चों धारा घनत्व कहलाती है, क्योंकि इस पे दो क्वेश्चन हो गया, अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और बच्चों डेंसिटी, यानी धारा घनत्व बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, दोनों परिभाषा आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो धारा घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। अब देखो भाई, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं यार इंग्लिश मीडियम वाले कि सर इंग्लिश मीडियम वालों की क्या दुश्मनी है, आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? तो मैं बचपन से भी इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं यार, तो कहां से पढ़ाऊंगा यार, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आगे चले बच्चों, अनुगमन वेग धारा घनत्व में बन जाएगा ना। चलिए आगे बात करते हैं, ओम के नियम सभी चालकों के लिए सत्य है। ओम का नियम लागू होने की क्या अनिवार्यता है? बताओ, क्या सभी चालकों के लिए सत्य है? कि भैया सभी चालक के लिए नहीं होगा, ऐसे चालक जो धात्विक होंगे, है ना, धात्विक चालक होंगे बच्चों, उसी में ओम का नियम लागू होगा। तो ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है ना। इसमें बच्चों इसके दो नियम हैं, दो सीमाएं हैं। किसका? आपका भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, यानी जैसे लंबाई, ताप, दाब, इस पे किसी भी चालक पदार्थ की लंबाई में परिवर्तन ना हो बच्चों। तो याद रखना, यदि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ जाए, ये भी महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी आपको तैयार करना पड़ेगा कि ओम का नियम किन चालकों के लिए? तो केवल धातु चालक के लिए, और इसका अनिवार्यता ये बच्चों कि इसकी भौतिक अवस्था जैसे लंबाई या, है ना, जैसे समान ताप पर उसके लंबाई में परिवर्तन ना हो, आकार परिवर्तन ना हो बच्चों। ठीक है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो, तभी ओम का नियम किसी धात्विक चालक के लिए लागू होता है। उन दो परिस्थितियों को लिखिए जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता। ताप परिवर्तित होने लग जाए बच्चों, या ताप में लंबाई में परिवर्तन हो जाए तो ओम का नियम लागू नहीं होता। कोई दो पूछा है, ठीक है, या तो ताप परिवर्तन हो रहा हो या तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाए, तो यदि विकृति उत्पन्न हो गई, उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, तो बच्चों उसमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। आ जाता है कभी कभी ओम का नियम क्या है, ओम के नियम की सीमाएं। तो ये सीमाएं हैं बच्चों, ताप दाब परिवर्तन, मतलब सामान्य ताप दाब पर भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो। ठीक है, आगे बात करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए, इनका बिमी सूत्र कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। ठीक है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो थोड़ा सा यहां पर हम प्रतिरोध की बात कर ले पहले। जैसे हमारे पास एक चालक तार है, ठीक है बच्चों, चालक तार है। अब जब चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, क्या प्रवाहित करेंगे? धारा। तो इस चालक तार के ही कारण कुछ न कुछ धारा में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, उससे हम बोलते हैं बच्चों क्या? प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के द्वारा जो अवरोध डाला जाता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध बच्चों एक तो लंबाई पर निर्भर करता है और दूसरा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो बच्चों ये जो मिलाएंगे बच्चों तो R समानुपाती L/A हो जाता है, और समानुपाती हटाते हैं बच्चों तो रो एक नियतांक लग जाता है, जिसे ही हम
विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, इससे रो बराबर होता है RA/L। ठीक है बच्चों, इससे मात्रक हो जाएगा, R का होता है ओम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लंबाई का मीटर। तो बच्चों 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो ओम मीटर हो गया। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक हो गया ओम मीटर हो गया। क्या हो गया बच्चों? ओम मीटर हो गया। लेकिन इससे परिभाषा हमने तो अभी बताया ही नहीं है। परिभाषा इससे निकलेगा बच्चों, जैसे रो बराबर RA/L है। यदि मान लीजिए चालक तार की लंबाई इकाई हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 हो, तो यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, तो रो बराबर R, यानी एक प्रतिरोध ही है। लेकिन कब? जब चालक तार की लंबाई इकाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बच्चों इकाई हो, मतलब एकांक हो। यानी एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मैंने कहा लंबाई इकाई रख दो, क्षेत्रफल इकाई रख दो बच्चों, तो बचेगा रो बराबर R, यानी रो जो है R के बराबर होगा। लेकिन कब? जब इकाई लंबाई के चालक तार हो और उसमें एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, तब उसके द्वारा जो प्रतिरोध डाला जाएगा वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। देखो बच्चों, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसका मात्रक मैंने ओम मीटर बता दिया। बीमी सूत्र याद कर लो बच्चों, M/L3 T⁻³ 1/-2। ठीक है, यहाँ पे निकलवाना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए अपन ज़्यादा टाइम लॉस नहीं कर रहे हैं। बाकी आप लोग निकाल लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं निकाले होंगे तो भी अच्छी बात है। ठीक है, चलो भाई यहां पर देखो जरा, प्रश्न क्या कहता है कि आपको एक धातु के समान लंबाई के किंतु विभिन्न व्यास के 2 तार दे दिए जाए। अच्छा, तो किसका प्रतिरोध अधिक होगा? भाई लंबाई समान है, लंबाई समान है। अभी मैंने देखा, यहां पर समझाया था, अभी आपको समझ में आएगा। देखो बच्चों, जो प्रतिरोध होता है वो डिपेंड करता है लंबाई पर और क्षेत्रफल पर। तो बोला ये गया कि लंबाई तो समान है, लंबाई तो समान है। ठीक है बच्चों, लंबाई समान है मतलब दोनों की लंबाई समान है, लेकिन क्षेत्रफल मोटा होगा उसका क्षेत्रफल अधिक होगा। क्या बोला है कि लंबाई समान लंबाई की किंतु विभिन्न व्यास के 2 तार दे दिए जाए, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, किस तार का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होगा? बताओ भाई। देखो भाई, प्रतिरोध किसका अधिक होगा? सबसे पहली बात तो आप समझो कि जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, जो मोटा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा क्योंकि लंबाई ज्यादा है बच्चों, है ना, और मोटे तार, मैंने कहा ना क्षेत्रफल अधिक है, मोटा है, तो उसका प्रतिरोध कम होगा। दोनों तार का विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा क्योंकि दोनों एक ही धातु के बने हुए हैं। क्योंकि जो प्रतिरोधकता होता है बच्चों वो लंबाई या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, याद रखना, केवल प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसका प्रतिरोध अधिक होगा? पतली जो तार होगी जिसकी लंबाई भली कैसी बच्चों, मोटाई पर डिपेंड करता है क्षेत्रफल पर, क्योंकि लंबाई तो दोनों समान है, लंबाई तो दोनों समान है, लंबाई तो दोनों समान है। लेकिन जो मोटा होगा बच्चों, व्युत्क्रम है ना, प्रतिरोध जो है व्युत्क्रम होता है, क्षेत्रफल अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा, और क्षेत्रफल कम है, पतली है, तो प्रतिरोध अधिक होगा। इसलिए बोला गया यदि पतला तार है तो प्रतिरोध उसका अधिक होगा। ठीक है बच्चों, और जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, ना तो लंबाई पर ना तो क्षेत्रफल पर, इसलिए दोनों का समान रहेगा। किसी चालक की चालकता बच्चों प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ये सबको पता है ना। चालकता बराबर होता है 1 बटा प्रतिरोध, जिसे मोह या साइमन से दर्शाते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा, समय के साथ आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये सबको पता है कि समय के साथ कितना आवेश बह रहा है, समय के साथ कितना आवेश बहता है बच्चों, वो आपका कहलाता है क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। क्या बच्चों? आवेश बटा समय। यह एक अदिश राशि, इसका मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों में कार का इंजन चालू करना आसान क्यों होता है? अभी उतना महत्वपूर्ण नहीं है तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे, पर देख लो भैया, ठंडे दिनों में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है और गर्म दिनों में कम होता है। इस प्रकार ठंडे दिनों में के तुलना में गर्म दिनों में बैटरी अधिक धारा प्राप्त होती है। यानी कुल मिलाकर के कौन जल्दी चालू होगा? जिसमें अधिक धारा मिलेगा। भाई गर्मी के दिनों में प्रतिरोध, जहां आंतरिक प्रतिरोध कम है बैटरी की, तो आसानी से स्टार्ट हो जाता है ना। लेकिन ठंडे दिनों में, गर्मी के दिनों में आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, लेकिन ठंडे के दिनों में भाई आंतरिक प्रतिरोध अधिक है, इसलिए आसानी से इंजन चालू नहीं होता है। ओम के नियम की 2 सीमाएं लिखिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है फिर बच्चों। ओम के नियम की 2 सीमाएं,
ठीक है। ओम का नियम केवल धात्विक चालक के लिए ही सत्य है, याद करना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम भी इंपॉर्टेंट है, ओम के नियम की सीमाएं भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओम का नियम केवल धात्विक चालक के लिए सत्य होता है बच्चों। ओम के नियम के परिचालन के लिए चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, है ना, यानी अपरिवर्तित रहे, ये आपने पढ़ चुका है। किरचॉफ के बोल्टता का नियम, किरचॉफ के बोल्टता का नियम, किसी बंद परिपथ के लिए बोल्टता का नियम मतलब द्वितीय नियम, ठीक है। यानी मान लीजिए कोई बंद परिपथ है बच्चों, उसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। याद रखना ऐसे, किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग और कितना उस परिपथ में विद्युत वाहक बल है उसका बीजगणितीय योग हमेशा बराबर होता है। यही चीज है, बस कुछ भी नहीं है भाई। सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं तो ज्यादा समय तो ले नहीं सकते हैं। इस नियम अनुसार किसी बंद परिपथ में विभिन्न भाग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। किसी को कोई प्रॉब्लम कि भाई किरचॉफ के बोल्टता का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद परिपथ की यदि हम बात करें तो प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग, है ना, प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नोट डाउन कर लेना बच्चों, ठीक। चलिए अगला नंबर हमको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना बच्चों। किसी चालक की प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, चालक की लंबाई, व्यास और तापमान, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक बच्चों लंबाई, लंबाई यदि बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा मैंने कहा लंबाई के समानुपाती है, लंबाई के समानुपाती है। जितना ज्यादा चालक तार का लंबाई अधिक होगा बच्चों उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। व्यास यानी मोटाई, मोटाई बढ़ाएंगे क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल अधिक होगा तो बच्चों प्रतिरोध कम होगा। तापमान, चालक का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। तो लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, व्यास यानी मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होगा, तापमान बढ़ाने पर भी प्रतिरोध बढ़ जाता है। और अगला जो प्रश्न है बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, ओम का नियम। यदि कैसे आता है ओम का नियम लिखी तथा दो सीमाएं, आप देखना बच्चों मैं जितना रिवीजन करा रहा हूं ना, अब भाई फिजिक्स है यार, थोड़ा सा कठिन तो रहेगा ही, है ना। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित धारा उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर भी है, धारा आई है तो ये समानुपाती हो जाता है, समानुपाती हटता है तो आर एक नियतांक लग जाता है। यही आपका बच्चों ओम का नियम है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, भौतिक अवस्था मतलब जैसे लंबाई है, ताप है, इसमें यदि परिवर्तन ना हो तो प्रवाहित होने वाली धारा जो है उस पर लगाए गए सिरों के बीच जो विभवांतर है बच्चों उसके अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। ओम के नियम की सीमाएं ये केवल धात्विक चालक के लिए लागू होता है ना, और इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। ये चीज बच्चों दो नियम मतलब दो सीमाएं हैं ओम के नियम की, तो इसे आप लोग किसी भी दम पे तैयार कर ही लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट, इसमें से 2-3 अंक वाले ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों अब अपन लोगों को तुम भैया इतना ज़्यादा नहीं समझा पा रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड है, तो आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस चैनल पे जुड़े, देखें, बस हो गया, ठीक है। ओके बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।